जय भारत एवरीवन। तो बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी न्यूमेरिकल थे हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। तो यहाँ पे हम बच्चों देखेंगे अभी तक के हमने जो भी चैप्टर स्टडी करे उसमें क्या हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब चीजें देखी थी। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म की तरफ, है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑर्स्टेड्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों, ऑर्स्टेड जो हैं वो डेनमार्क में स्कूल में, है ना, एक फिजिक्स टीचर थे। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, है ना, प्रॉपर्टी नोटिस करा, किसका, मूविंग चार्ज का। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उस एक्सपेरिमेंट पे से उनको मालूम पड़ा कि भाई मूविंग चार्ज जो है वहां पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाता है। कैसे, तो वो एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आप सेंटर में जो देख रहे हैं ब्लू कलर का डॉट, एक्चुअली ये एक वायर है ना, कंडक्टिंग वायर। ये वायर कुछ इस तरीके से होगा। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन के प्लेन को नॉर्मल इस तरीके से यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये वायर जो है इनिशियली उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था, है ना। ये वायर इस तरीके से है, इनिशियली उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। और उन्होंने क्या करा, इनके आसपास जो मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं, है ना, कंपास के अंदर भी देखते हैं, है ना, कंपास के अंदर भी जो होती हैं, तो ये वायर के आसपास मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से रैंडम अरेंजमेंट, है ना। ये नीडल कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये वाला नीडल जो है वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, सारे जो नीडल्स हैं, ये पोजीशन बात की है, पहले जो नीडल का अरेंजमेंट वो रैंडम थे। ये नीडल जो है वो कुछ इस तरीके से था, ये वाला जो है वो कुछ इस तरीके से था, है ना। ये सारे जो नीडल्स आप देख रहे हैं वो कुछ, है ना, रैंडम ओरिएंटेशन में थे इस तरीके से। आप ऐसा समझ लीजिए, जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है नीडल में वो नॉर्थ पोल, कंपास के अंदर बच्चों, है ना, हमें मालूम है जो नीडल होती है वो कौन सी डायरेक्शन हमें दिखाती है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वही दिखाती है। तो ऐसा समझिए, ये नीडल में ब्लू कलर जो दिख रहा है वो नॉर्थ पोल के लिए है ना, बाकी का साउथ पोल के लिए। तो ये जो नीडल्स थी उसको रैंडम, पहले आप देख सकते हैं हर एक को रैंडम इस तरीके से रखा हुआ था, हर एक, है ना। जैसे इसमें से करंट पास करा, जैसे इसमें से करंट पास करा, आप देख सकते हैं ये सारे की सारे नीडल जो हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूं, है ना, इस तरीके से एक डॉटेड लाइन से सर्कल बना दूं, तो उसको उस सर्कल में से पास हो रही हो इस तरीके से अरेंज हो गई। उन्होंने क्या चीज देखी, जैसे इस वायर में से करंट पास करा, पहले ये सारे के सारे जितनी भी नीडल्स हैं रैंडमली, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज थी। जैसे इसमें से करंट पास करा, ये नीडल देखेंगे आप, है ना, अगर यहाँ पे सर्कल बना दे तो सर्कल में से, है ना, हर एक पास हो रही है। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करा, सेम यही चीज, नीडल सारी की सारी रैंडम ओरिएंटेशन में थी, वायर भी वही है, सिर्फ उन्होंने करंट जो है, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। बच्चों क्रॉस और डॉट आप समझते हैं, वेक्टर में क्रॉस और डॉट किसे दिखाते हैं, क्रॉस मतलब करंट जो है वो अंदर पास हो रहा है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर और अंदर की डायरेक्शन में पास हो रहा है। डॉट मतलब ऐसे समझिए करंट जो है वो यहाँ पे बाहर निकल रहा था, है ना। ये चीज आपको मालूम होगी आई होप। ये डॉट और क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ पे करंट अंदर है, यहाँ पे बच्चों ऐसे मान लीजिए बाहर था, बाहर के केस में हमें ये इस तरीके से नीडल मिली। जब बच्चों करंट अंदर था, ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं मतलब करंट जब अंदर, वायर वही है, वायर यहाँ पे सेंटर में जो था वही वायर है, बट करंट का डायरेक्शन हमने ऑल्टर कर दिया। तो उस केस में नीडल देखिए इसी तरीके से अरेंज हुई, बट इनके जो पोल्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पोल्स थे, ये जो पोल्स है, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से, है ना, पहले ये ब्लू कलर इस साइड था, सारे ब्लू कलर्स आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे ये ऑल्टर हो गया, ये ब्लू इस साइड हो गया। तो मैग्नेटिक नीडल में जो पोल्स थे उन वो अलग डायरेक्शन में अरेंज हो गए, और यहाँ पे भी पैटर्न तो वही बना, और वहाँ यहाँ पे भी पैटर्न तो यही बना। तो इस पे से बच्चों क्या चीज़ कंक्लूड करी, ऑर्स्टेड ने क्या चीज़ कंक्लूड करा, जब वायर है, वायर में से करंट पास नहीं हो रहा, वायर में से जब करंट पास नहीं हो रहा, तब मैग्नेटिक नीडल एज इट इज अपना जो रैंडम ओरिएंटेशन था वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहती थी। जैसे करंट पास हुआ तो ये नीडल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक मैनर में वहां पे अरेंज होंगी।
तो वो बच्चों कब पॉसिबल हो सकता है, मैग्नेटिक नीडल कब मूव हो सकती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, तभी। तो इस पे से ऑर्स्टेड ने ये चीज़ कंक्लूड करी, जो करंट है, करंट मतलब क्या कह सकते हैं हम, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज जो होता है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। दो एक्सपेरिमेंट करें, है ना, ये और ये, दोनों में करंट मूव हो रहा है, करंट मतलब मूविंग चार्ज कह सकते हैं। तो मूविंग चार्ज के पास, है ना, एक कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये जो नीडल्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता तो ये नीडल्स मूव नहीं होती, ठीक है। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट, ये वायर है, इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ये वायर है और इसके आसपास जो आयरन फाइलिंग्स हैं उसको अगर हम स्प्रिंकल कर देंगे, है ना, वायर के आसपास, तो ये जो है आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो इस तरीके से एक अरेंजमेंट बना लेती हैं। तो इसके आसपास ये जो फील्ड होता है वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता था, वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूविंग चार्ज के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो बताने वाले ऑर्स्टेड थे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। मूविंग चार्ज कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है वो हमने देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। हमने जो अभी देखा, भाई मूविंग चार्ज है उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, आसपास कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, द स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज तो बच्चों हम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं। अगर चार्ज जो है, जैसे कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, ये स्टैटिक है, अगर स्टैटिक है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा ऐसे, ठीक है। वेयर एज द करंट्स और मूविंग चार्ज, बच्चों देखिए अगर वही सेम चार्ज मूव कर रहा है तो उस केस में इन एडिशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। अगर यही सेम चार्ज बच्चों कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड v से मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, उसके साथ साथ इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। उसके आसपास बच्चों क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये चीज़ याद रख लेनी है, स्टैटिक चार्ज है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज जो है वो मूविंग है ना, तो उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। ये एक पॉइंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम सिंबल B से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, ऊपर वेक्टर, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं B से, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसका SI यूनिट है टेस्ला, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट हम क्या लिख देते हैं, टेस्ला। तो ये यूनिट याद रखिए, ठीक है। इसके बाद है, इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है। एक एग्जांपल दिया हुआ देखिए, इट इज फाउंड टू ओबे अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स। बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा था ना, जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इन सब की वजह से अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हम क्या करते थे, इन सब की वजह से ये चार्ज 1, 2, 3, 4 जितने भी है, इन सब की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उन सब का हम वेक्टर सम कर देते थे, E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना, प्लस E4, क्या इस तरीके से करते थे, और इसी को हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला था। यही सेम बच्चों प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कोई डिफरेंट सोर्सेस हैं, जैसे ये चार्ज जो है वो चार्ज किसका सोर्स है, चार्ज किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट सोर्सेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के, इन सब की वजह से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ, तो यही बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ पे ऑबे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बच्चों इतनी कुछ बेसिक सी चीज़ें ही हमें याद रख लेनी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। बच्चों देखिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन हमें याद रख लेना है ना, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कोई एक चार्ज Q है, वो कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। जैसे बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चार्ज Q है, वेलोसिटी v से मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, और वेलोसिटी वेक्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो उस केस में इस चार्ज Q पे जो फोर्स F लगेगा है ना, चार्ज Q पे जो फोर्स F लगेगा, वो फोर्स बच्चों हम इस इक्वेशन के थ्रू दे सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन बच्चों हमें डायरेक्टली याद रख लेना है। फोर्स मैंने m सब्सक्रिप्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स है ना मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये m क्यों लिखा हुआ है सब्सक्रिप्ट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज Q, इज इक्वल टू चार्ज Q, ब्रैकेट में ये है V क्रॉस B। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, है ना, सीधी सी चीज है। अगर यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये भी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें हमेशा वेक्टर मिलता है, तो फोर्स भी वो भी वेक्टर ही होगा। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें याद रख लेना है ना, ये एक्सप्रेशन हमें याद रख लेना है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई एक चार्ज अगर मूविंग है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हम बताना चाहें क्रॉस प्रोडक्ट पे से, तो किस तरीके से बता सकते हैं वो देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। ये चीज हम वेक्टर वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अब फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, जो V क्रॉस B है उसका जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। इस चीज को यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q है ना, ये कोई एक चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों चार्ज के साइन के अकॉर्डिंग है ना फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन देख रहे हैं हम ये इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। चार्ज Q प्लस Q, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, हमें क्या करना है, Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B मतलब देखेंगे सबसे पहला वेक्टर कौन सा है V और B, तो V को हम लेके जाएंगे, V को हम लेके जाएंगे B की तरफ, फिंगर को इस तरीके से कल करेंगे, ये V है, V को हम लेके जाएंगे B की तरफ, फिंगर को इस तरीके से उस डायरेक्शन में कल करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में, और राइट हैंड से ही करना है ना, राइट हैंड रूल ही अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड से नहीं करेंगे। तो V को हम लेके जाएंगे B की तरफ, फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब मिल रहा है आप देख सकते हैं थंब हमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये होगा बच्चों फोर्स F, है ना, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। ये चीज़ बच्चों आपको आनी चाहिए, है ना। V क्रॉस B करेंगे राइट, है ना, राइट हैंड से, तो जो बच्चों हमें थंब मिलेगा वो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस पे लग रहा है, इस चार्ज Q पे। ये तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया। अगर यही सेम चीज मैं नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई करूं तो देखिए बच्चों डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहां पे मैं ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे मैं ले लेता हूं कोई एक नेगेटिव चार्ज है, सेम डायरेक्शन, ऐसा समझिए ये सेम डायरेक्शन V, यही सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो यहां पे देखिए V क्रॉस B करेंगे तो V क्रॉस B क्या इस डायरेक्शन में मिलेगा, मुझे V क्रॉस B ये तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा ना, हमने जस्ट अभी देखा ये जो V क्रॉस B है, अगर V क्रॉस B करेंगे वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। बट यहाँ पे क्या चार्ज Q जो है वो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे Fm है ना, Fm इज इक्वल टू Q, ये V क्रॉस B है। अब यहाँ पे अगर चार्ज ही नेगेटिव है, जब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं ना तो चार्ज का साइन भी हमें कंसिडर करना होगा। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो ये माइनस Q, ये V क्रॉस B होगा,
मतलब एक्चुअली माइनस वी क्रॉस, ये माइनस डायरेक्शन आ गया ना, तो ये Q है ना, ये मैं सिर्फ Q लिख रहा हूं, ये माइनस वी क्रॉस बी हुआ ना, ठीक है, माइनस वी क्रॉस बी है, इसको हटा देता हूं। अब माइनस वी क्रॉस बी कौन से डायरेक्शन में होगा, क्या इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी, है ना, ये v क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, तो माइनस वी क्रॉस बी कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। चार्ज नेगेटिव है ना, यहां पे अगर चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो q का साइन भी पुट करेंगे तो v क्रॉस b की जगह वो वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस b ये है, तो माइनस वी क्रॉस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में फोर्स नीचे लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है ना, तो इस केस में फोर्स यहां पे नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। सेम चीज है, पॉजिटिव चार्ज सेम वेलोसिटी, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा। साइन के साथ कंसिडर करेंगे, है ना, क्यों नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस वी क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। क्लियर है। मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हो, क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सारी बाकी की चीजें हटा दूं मैं, है ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो ये तो आपको आना चाहिए, एफ एम, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये थीटा बच्चों कौन सा एंगल होगा, ये थीटा कौन से दो क्वांटिटी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इन दोनों का, तो ये थीटा जो है बच्चों इन दोनों के बीच का ही एंगल होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया बच्चों एक्सप्रेशन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टेस्ला। टेस्ला बच्चों यूनिट है किसका, हमने अभी अभी देखा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो टेस्ला, 1 टेस्ला कितना होता है, 1 टेस्ला मैग्नीट्यूड में कितना होता है वो यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कैसे बना उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हमने अभी अभी लिखा फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज क्यू, तो उसका एक्सप्रेशन ये है। तो यहां से हमें क्या है चाहिए, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को अगर सब्जेक्ट बना दे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये चीज बच्चों डेफिनेशन यहां पे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे हम कोई एक चार्ज ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम कोई एक चार्ज ले रहे हैं 1 कूलम जितना, और ये जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से। चार्ज है 1 कूलम, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। और ये चार्ज जो है, ये जो चार्ज है उसका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। हम कौन कौन से कंडीशन ले रहे हैं, Q 1 कूलम, V 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो ये थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू भी 1। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और यहाँ पे Fm, अगर ये जो चार्ज Q है इस पे फोर्स जो लग रहा था वो अगर 1 न्यूटन है ना, ये चार्ज अगर 1 न्यूटन जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज 1 कूलम, स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, थीटा 90 है, ये चार्ज अगर 1 न्यूटन जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला। सारी चीजें देखिए, ये भी 1 न्यूटन है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इतने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड उसको हम क्या बोलते हैं, 1 टेस्ला। आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, है ना, जो लिखा हुआ है वो चीज़ एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। मैंने जो चीज़ें बताई वही हैं, एक बार देख लीजिए, है ना। तो ये 1 टेस्ला कितना होता है वो आपको बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लॉरेंट्ज फोर्स। इसके बाद क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स। अब लॉरेंट्ज फोर्स क्या चीज है बच्चों, देखिए, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल
in a region where both electric and magnetic field are present is called Lorentz force। सिंपल है बच्चों, अगर कोई एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें दोनों फोर्स लगेंगे। देखिए फोर्स, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सब्सक्रिप्ट E क्या दिखा रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, M क्या दिखा रहा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का एक्सप्रेशन बच्चों हमें मालूम है, ये F इज इक्वल टू क्यू ई, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, है ना। F इज इक्वल टू हम क्यू ई लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इससे चार्ज Q पे ये फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्यू ई प्लस ये FM बच्चों फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने अभी देख लिया। मान लेते हैं चार्ज जो है कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी। तो ये जो टोटल फोर्स मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉरेंट्ज फोर्स, है ना। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए, इस चीज़ को याद रख लीजिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स सिर्फ ये, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे फोर्स ये, और टोटल फोर्स जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हो जाएगा लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें याद रखनी है हमें, न्यूमेरिकल्स में बच्चों काम आएंगे, है ना, एक्सप्रेशन ये। अब इसके बाद है एक डेरिवेशन, है ना, एक छोटा सा डेरिवेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है, एक वायर मान लेते हैं, उसमें से कुछ करंट पास हो रहा है, तो उस केस में उस पे फोर्स कितना लगेगा, उस केस में उस पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर है, एक वायर को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया और उसमें से कुछ करंट पास करवा रहे हैं, तो उस केस में उस वायर पे फोर्स कितना लगेगा, है ना, वो चीज हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है ऐसा मान लेते हैं, बैटरी बाकी बाहर से जो भी सोर्स है ना, सोर्स से मतलब नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कंडक्टर करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज सोचिए, अगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर होगा, कंडक्टर है तो मोबाइल चार्ज कैरियर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ही। बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही हम कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, चार्ज क्यू बोल दिया, ऐसे समझिए ये इलेक्ट्रॉन ही है, चार्ज क्यू। इस पे बच्चों ये जो स्पीड है वो स्पीड एक्चुअली उसका कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट स्पीड ही होगा, वीडी, है ना। करंट पास करा रहे हैं, बैटरी कनेक्ट किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो बच्चों स्पीड लगेगी, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा वो ड्रिफ्ट स्पीड ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये सिचुएशन इस तरीके से है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, और इलेक्ट्रॉन पे जो ड्रिफ्ट लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है कंडक्टर में क्या है। अब यहां पे इस कंडक्टर के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल n, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल n। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, मान लेते हैं यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका क्रॉस सेक्शन a है और इसका लेंथ जो है ना, इसका लेंथ मान लेते हैं l, इस कंडक्टर के लिए लेंथ क्या मान लेते हैं l। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर देखिए, यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n। तो अगर a इंटू एल जितना वॉल्यूम है तो इतने वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इंटू ए एल। यूनिट वॉल्यूम तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
A इंटू एल, तो इतना सिंपल बच्चों, है ना, यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। बच्चों देखिए, क्या ये चार्ज यहां पे मूव कर रहा है, ये चार्ज जो यहां पे Q है, क्या वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मूविंग चार्ज हुआ। मूविंग चार्ज के केस में बच्चों उस पे जो फोर्स लगता है उसका हमने एक्सप्रेशन देख लिया। मूविंग चार्ज इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स है ना, ड्यू टू मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज Q, ये जो हम देख रहे हैं वो Q इनटू उसका स्पीड कितना है Vd, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने ड्रिफ्ट स्पीड ही बोल दिया, तो ये Vd इंटू बी। क्या ये क्लियर है? क्या ये चीज बच्चों क्लियर है? सिंगल चार्ज पे बच्चों फोर्स इतना लगेगा। अब इसी तरीके से अगर टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल चार्ज कैरियर्स, बच्चों कंडक्टर के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा तो जरूर नहीं, क्या इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा बच्चों, मिलियंस ऑफ, क्या यहाँ पे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या मिलियंस ऑफ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हर एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ऐसा मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है ही पूरे रीजन में बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है इतना, तो टोटल बच्चों कितने, देखिए चार्ज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मोबाइल चार्ज कितना है NaL। तो एक मोबाइल चार्ज के लिए देखिए यहां पे है ना, मोबाइल चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर है ना, यहां पे चार्ज लिख देता हूं। अगर मोबाइल चार्ज कैरियर सिंगल है, मतलब एक मोबाइल चार्ज कैरियर जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर एक मोबाइल चार्ज कैरियर है तो उसका हमने चार्ज क्या माना है Q, एक मोबाइल चार्ज कैरियर है उसका चार्ज Q, तो टोटल मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N इंटू AL, ये N इंटू AL है, तो इन सब का मिला के टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा Q NaL, है ना, ये हो जाएगा Q इंटू NaL, तो ये टोटल चार्ज हुआ। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल चार्ज कैरियर, तो हमें चार्ज भी बच्चों सारा का सारा लेना होगा जो सब बच्चों चार्ज कैरियर पे लग रहा है, तो इस Q की जगह बच्चों ये चार्ज पुट कर देंगे, इस Q की जगह हम ये चार्ज पुट कर देंगे, तो ये Q NaL, सिंगल चार्ज था उसका चार्ज Q, इतने चार्ज कैरियर्स हैं तो इसके लिए Q इंटू NaL, तो ये Vd क्रॉस B सबके लिए। बच्चों एवरेज जब हम ड्रिफ्ट स्पीड डिफाइन करते हैं ना, तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम ही होता है। ये चीज़ बच्चों थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनका स्पीड जो है या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ऑन एन एवरेज एक सेम रहता है। तो ये Vd क्रॉस B, तो यहाँ से Q NaL Vd क्रॉस B, इसको बच्चों है ना यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड लिख दें तो Q NaL ये हो जाएगा Vd इंटू बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा Vd इंटू बी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें, टर्म्स को रीअरेंज करें, ठीक है, N, ठीक है, N Q A V D है ना, टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूँ, ये टर्म्स हैं और यहाँ पे ये L इंटू बी साइन थीटा। अब बच्चों ये जो टर्म है इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले थियरी में। क्या हमने बच्चों ये एक्सप्रेशन डिराइव करा है, करंट I इज इक्वल टू NeAVD, क्या बच्चों ये चीज हम डिराइव कर चुके हैं, करंट I इज इक्वल टू NeAVD, ये एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। वही सेम क्या आपको यहीं पे दिख रहा है ना, वही सेम चीज क्या यहाँ पे दिख रहा है, Q बच्चों चार्ज Q, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे E ही होगा ना, मोबाइल चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही मान रहे हैं तो Q की जगह E ही होगा, तो ये NQAVD के बराबर में क्या लिख दूंगा, क्या करंट I।
तो यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, फोर्स F इज इक्वल टू, इसके बराबर हम लिख देते हैं I, है ना, I L B साइन थीटा। अब बच्चों देखिए यहां पे ये जो एल बी साइन थीटा है ना, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो लेंथ एल है उसको मैं एक वेक्टर बता सकता हूं। वो वेक्टर कौन सा है मैं जस्ट अभी उसको बताऊंगा, है ना। ये एल इंटू बी साइन थीटा जो है वो यहां पे एल और बी का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। ये चीज याद रख लीजिए, ये एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एल क्रॉस बी करेंगे तो क्या ये एल बी साइन थीटा होगा। अब यहां पे ये एल वेक्टर क्या है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। ये एल वेक्टर क्या है मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। ये एल वेक्टर जो है, एल वेक्टर इज इक्वल टू करंट एलिमेंट वेक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट वेक्टर। इसका डायरेक्शन कौन सा होता है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना उसी डायरेक्शन में वो वेक्टर होता है। डायरेक्शन सेम एज आई, है ना, डायरेक्शन सेम एज आई। और यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो लेंथ होता है ना, जिस लेंथ के लिए हम ये वेक्टर लिख रहे हैं तो वो लेंथ ही उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो यहां पे एल वेक्टर कौन सा होगा, देखिए करंट कौन से डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, और ये जो है कंडक्टर के लिए लेंथ कितना है, एल। अगर हम करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दिखाऊं तो वो कौन से डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो लेंथ होता है ना कंडक्टर का सेम उतना ही। तो यहां पे ये वेक्टर ऐसे होगा, है ना, ये हो गया एल वेक्टर। ये क्या हो गया, एल वेक्टर। मैंने जो ये वेक्टर का लेंथ दिखाया है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर का जो लेंथ दिखाया है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है वही, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर लेंथ जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो एल वेक्टर भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर ही होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। तो ये बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन, ये जो है फाइनल एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आपको क्या देखना है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा कंडक्टर पे, उसका लेंथ वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन से डायरेक्शन में है। तो यहां पे देखिए, अगर ये सारी चीजें मैं हटा दूं, देखिए अगर मैं सारी चीजें यहां पे हटा दूं, है ना, अगर आपसे पूछा जाए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका लेंथ एल है और कुछ नहीं मालूम आपको क्या बोल दिया गया, ये कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसमें इसका लेंथ ये एल है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इतना। और फोर्स का डायरेक्शन अगर पूछे तो, फोर्स का आपको डायरेक्शन पूछे तो आप देखेंगे आई इस डायरेक्शन में है, हमें फोर्स के डायरेक्शन के लिए क्या एल क्रॉस बी इसका डायरेक्शन चाहिए। एल वेक्टर कौन सा होगा, एल वेक्टर क्या इसी डायरेक्शन में होगा, एल वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा। बी तो है ही, है ना। अगर इस पॉइंट से दिखाऊं तो एल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, है ना, एल वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये बी जो है इस डायरेक्शन में। तो एल क्रॉस बी करके देखिए, एल क्रॉस बी, है ना। तो ये एल क्रॉस बी, फिंगर को इस तरीके से कल करेंगे राइट हैंड, ये एल क्रॉस बी करेंगे तो आप देख सकते हैं फोर्स जो है इस प्लेन को नॉर्मली आउटवर्ड, अगर 3D में दिखाऊं तो इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ फोर्स लगेगा, है ना। हमें एल क्रॉस बी करना है, एल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, है ना, उस डायरेक्शन में इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो इस एक्सप्रेशन को याद रख लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं,
ठीक है, तो आज का बच्चों जो लेक्चर है उसको हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय भारत।